ममता बनर्जी का भवानीपुर सीट से पीछे होना, इसके अलावा कोलकाता की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का लीड करना, अगर आप ये नंबर नीचे ना भी देख रहे हो तो ये दो खबरें भी उसी तरफ इशारा करने के लिए काफी थी। ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी का पिछली बार खाता भी नहीं खुला था, और कोलकाता की सीटों पर बीजेपी का ज्यादातर सीटों पर आगे होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कोलकाता जिसको प्रेसिडेंसी एरिया में माना जाता है, एक तरफा ममता बनर्जी इस सारी सीटों पर जीती थी। ग्रेटर कोलकाता की 35 में से 34 सीटें जीती थी। दक्षिण बंगाल की ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी हुई थी। दूसरे चरण में जो 142 सीटों पर वोट पड़े उसमें से केवल 18 भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। इतना गैप था दोनों के बीच, और आप देखिए भद्रलोक ने भी ममता का साथ छोड़ दिया है, वो आपको नतीजों में उसका असर दिखाई दे रहा है। और कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी का आगे होना अधिकांश सीट पर, ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण कहना पड़ेगा। देवेंद्र सौरभ, आज शाम में 7 बजे के आसपास इंतजार कीजिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचेंगे, और तैयारियां फिलहाल शुरू हो चुकी हैं अंदर खाने। 1 घंटे बाद कार्यक्रम को लॉक भी कर लिया जाएगा, और वो संदेश बड़ा खास होगा इस लिहाज से कि पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी जीतती है, जो कि यही ट्रेंड बरकरार रहता है, और बीजेपी के पास अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से उसमें कहीं कोई डाउट की बात है नहीं, और उस लिहाज से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। तो निश्चित तौर पे एक शानदार ऐतिहासिक सफलता, जिसके बारे में पहले हम लोगों ने बातचीत की थी कि बीजेपी के बड़े नेताओं का ये तक कहना था कि अगर बंगाल जीते और 2-3 राज्य हार भी जाएं, हमें कोई गम नहीं, लेकिन बंगाल जीतना बहुत ज़रूरी है पार्टी के विचारधारा के लिहाज से। और सिर्फ पार्टी के विचारधारा के लिहाज से नहीं, बल्कि उनका ये मानना होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जो स्थिति हो गई है उसमें नॉर्थ ईस्ट को फोकस करके वो कहते हैं कि बंगाल में बहुत ज़रूरी है कि ऐसी सरकार हो जो कि केंद्र सरकार के साथ कदम ताल करते रहे, खासतौर पे बॉर्डर फेंसिंग के मामले में और उस तरह की चीज़ों पे लगाम लगाने के मामले में, क्योंकि बंगाल एक गेटवे बन जाता है जिसका असर असम और बाकी नॉर्थ ईस्ट के दूसरे स्टेट पे पड़ता है। तो उस कंडीशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब आज संबोधन होगा तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना खास होने वाला है। और ख़ास वो भी क्यों ना सौरभ, बंगाल जैसे राज्य में जो कि डेमोग्राफिकली इतना डिफिकल्ट था, वहाँ पर बीजेपी जाकर अगर ये सफलता हासिल करती है 3 से 77 और 77 से अगर ये आंकड़ा जो अभी ट्रेंड दिख रहा है वो आंकड़ा अगर बरकरार रहता है तो आपकी बीजेपी में क्या कुछ लोगों से बात हो रही है? क्या अभी वो विक्ट्री क्लेम करने की स्टेज पर आ गए हैं, थोड़ा और इंतजार, थोड़े कॉशियस हैं? वो एकदम डैम श्योर हैं। जो पहले से, जैसे वोटिंग से पहले, वोटिंग के दरमियान, वोटिंग के बाद और आज अभी तक के जो इंडिकेशन आ रहे हैं, इसमें पूरे दरमियान कहीं कोई पैटर्न में कोई ग्राफ नीचे कभी उनके कॉन्फिडेंस में जाता नजर नहीं आया। जब मैं चैट से लगातार बात कर रहा हूं तो वो एकदम से ये वही कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। बस नंबर्स का मसला है कि नंबर्स कहां जाकर रुकेगा, 170 पे, 180 पे, 190 पे, उस तरह वाली चीज रह गई है। अन्यथा जीत को लेके वो लोग एकदम मुतमईन हैं पश्चिम बंगाल में। आप देखिए अंतर जो अभी हमें जो दिखाई दे रहा है 172 वर्सेस 119, तो एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और तृणमूल कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। कोलकाता में भी भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर सीटों पर आगे चल रही है। नॉर्थ बंगाल बीजेपी का पहले हमेशा से एक मुफीद क्षेत्र वो रहा है। मुस्लिम बहुल सीटों की अगर बात करेंगे तो मुस्लिम वोट बटा है कई जगह पर, ये ट्रेंड्स ये भी बता रहे हैं। अब देखिए खबर आ रही है भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी आगे हो गई हैं, इसका मतलब भवानीपुर की सीट क्लोज सीट है, हॉटली कंटेस्टेड सीट तो थी, लेकिन जैसे गिनती आगे बढ़ रही है, कभी ममता बनर्जी कभी शुभेंदु अधिकारी आगे हो रहे हैं, इसका मतलब मार्जिन बहुत कम है। दोनों एक दूसरे को बहुत कड़ी टक्कर भवानीपुर में दे रहे हैं, लेकिन सिटिंग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का घर उस सीट वहां पर है, वहां पर अगर फाइट भी हो रही है तो ये भी ममता बनर्जी के लिए कोई अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं है। इस इलेक्शन में उनकी पार्टी की हालत भी उसी ओर आपको इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये जब एक बार हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे कि अगर ममता बनर्जी भवानीपुर से हार रही हैं तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के जीतने के चांस पहले ही खत्म हो गए हैं। और ये जो साइकोलॉजिकल एक टीएमसी के माफ करिएगा, टीएमसी के हारने की पटकथा उसी समय लिख दी गई थी जब ये साइकोलॉजिकल एक वॉरफेयर का ये एक दाव था भारतीय जनता पार्टी का कि ममता बनर्जी के खिलाफ उनको ले जाया जाए जो एक बार उनको हरा चुके हैं। तो शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर ले आना ही अपने आप में एक मैसेज देना था, वो दिया। और जो अभी हम लोग जिस तरह से वोट के आंकड़े देख रहे हैं और नंबर ऑफ सीट्स देख रहे हैं, ये अगर इस तरह का इलेक्शन है कि हिंदू जहां भी
इस स्थिति में है कि वो भय मुक्त होकर के जाकर के वोट करे। देखिए अभी भी आप देखिएगा मालदा में, मुर्शिदाबाद में या उत्तरी दिनाजपुर में या बीरभूम में, ऐसे इलाकों में रिजल्ट वैसा ही होगा जैसा पहले था, मतलब तृणमूल कांग्रेस ही आगे होगी। लेकिन ऐसे इलाके जहां मुस्लिम आबादी 30% से कम है, 40% से कम है, वहां हिंदू निकल के वोट दिया है भय मुक्त होकर के, और वो चुपचाप जाकर के, उसने भले बहुत ऊपर द ग्राउंड नहीं दिख रहा हो, ये कोई लहर नहीं दिख रही हो, ऐसा नहीं दिख रहा हो कि हिंदू बड़े खुल करके कह रहे कि हम ममता बनर्जी को वोट देंगे, लेकिन उसने जाकर के वोट दिया। एक जो फियर फैक्टर ये कहा जा रहा था कि जो अभिषेक बनर्जी के कहने से डर जाएगा, उन्होंने जो डराया है कि हमको पता चल जाएगा कि कौन किसको वोट दे रहा है और फिर हम चुनाव के बाद देख लेंगे, तो उससे ऐसा लग रहा था कि डरेंगे लोग, तो वो डरे नहीं। आगे भरोसा और जो क्लीन एंड क्लियर इलेक्शन की जो बात हो रही थी, फ्री एंड फेयर क्लीन इलेक्शन की जो बात हो रही थी कि छापा मुक्त, यानी कि जो एसआईआर में नाम कटे, ठीक है कुछ नाम आपके लिए डिबेटेबल हो सकते हैं, आपके सवालों में हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा परसेंटेज ऐसे वोट बैंक का भी था जो वहां नहीं रहता था, उसने अपना कहीं और वोट ट्रांसफर करा लिया था, या वो इस दुनिया में थे ही नहीं, डेड वोटर्स थे, तो वो भी एक बड़ा मामला था। और लगातार कहा जाता 55 सीटें ऐसी हैं जहां पर हार जीत का जो मार्जिन था वो लेस देन 5% था, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर यहां पर रहा था। तो अब फिलहाल भद्रलोक की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास जो अपडेट आ रही है वो ये है कि भद्रलोक जो अनटचेबल था, कहा जाता था बीजेपी जो है वो जीत ले जहां भी जीतना है, लेकिन भद्रलोक में अभी बीजेपी को आने में वक्त लगेगा। तो भद्रलोक में भी बीजेपी अपने पैर जमाने में कामयाब होती हुई यहां पर नजर आ रही है। यहाँ पर मनोज जी, तो भद्रलोक में 3-4 सीटें हमने दी थी कोलकाता के रीजन में, फिर हमने कुछ और कोलकाता में हम लोगों ने कहा था कि 7-11 में से कलकत्ता, हाँ 7 बीजेपी वहां पे आ जाएगी, और उसके कारण भी बताए थे कि पिछली बार जो पोल हुआ था 2021 में वो करीब 62% का था और इस बार 90% हुआ, तो 28% जो पोल बढ़ा है वो कहाँ पे जाएगा। तो उस हिसाब से ये लग रहा था कि जो पिछले बार 2021 में लोग नहीं निकले थे, इस बार जब निकल रहे हैं वो, और भद्र लोग निकल रहे हैं, तो उसमें एक हम लोगों ने 2-3 संभावनाएं की थी कि इनको या तो डर के मारे पिछली बार नहीं निकले थे या कोरोना के डर से नहीं निकले थे, तो ऐसे स्थिति में इस बार लोगों ने निकला है, पोल किया है, और उसमें ईसीआई का जो रहा मैनेजमेंट और जिस तरीके से पोजीशन रहा, तो उस हिसाब से लगा कि नहीं इस बार का भद्र जो है वो एक अपनी भद्रता दिखाते हुए खुलकर वोट किया है उन्होंने। लोग जो है देखिए, दूसरी बात है कि अभी शिवेंदु अधिकारी जो पिछड़े हुए हैं वो सिर्फ 800 वोटों से पिछड़ रहे हैं, और 15 लाख से ऊपर लोगों ने इस बार बीजेपी को अभी तक के आंकड़े में, ईसीआई के आंकड़े में लोगों ने वोट दिया है, जबकि इसमें काफी पिछड़ते हुए दिख रही है। 3 राउंड का ममता बनर्जी का तीसरा राउंड कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अभी 17 राउंड वहां बाकी है, तो बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। चलिए, तो अभी ये भवानीपुर की सीट के बारे में एक और डेटा आपको दे दूं कि 58,000 वोटों से पिछली बार दीदी जो है वो जीती थी। हालांकि वो बाय इलेक्शन था तो वहां पर स्थितियां अलग होती हैं, और जब आपको पता हो कि भाई कोई सत्ता में आ ही गया है, और उसके बाद जो एसआईआर में नाम कटे हैं वो लगभग 50,000 थे, और यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी ताल ठोकने वैसे आ गए, तो ये तमाम, और वहां पर 24% वोटर टर्नआउट ज्यादा हुआ। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं मिलके कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी जो बार बार आगे निकल रहे हैं ना, इस गणित को सॉल्व कर रहे हैं। विराज, जो आप बात कर रही हैं या जो मनोज जी अभी बात कर रहे थे भद्रलोक की, तो वो अब एक बार जरा ग्रेटर कोलकाता की सीटें आप जरा देखिए, 35 सीटें, और हमने आपको बताया पिछले इलेक्शन में 35 में से 34 टीएमसी ने जीती थी। तो यहां आपको दिखाई देगा भारतीय जनता पार्टी इन 35 में 13 सीटों पर फिलहाल आगे दिख रही है। तृणमूल कांग्रेस 22 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है, अभी भी टीएमसी आगे है, लेकिन कोलकाता रीजन में भारतीय जनता पार्टी का 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर आगे होने का मतलब ही यह है कि एक बदलाव की बयार बह रही थी, और उसमें कोलकाता भी अछूता नहीं रहा, और ये बहुत बड़ा एक फैक्टर रहेगा। अगर आप जंगल महल के एरिया की बात करें जहां बीजेपी अच्छा करती आई है, बीजेपी इस बार बहुत अच्छा वहां पर कर रही है। कुल मिलाकर 42 सीटें जंगल महल के इस क्षेत्र में आती हैं, और बीजेपी 30 सीटों पर फिलहाल वहां पर लीड कर रही है। तृणमूल कांग्रेस काफी पीछे 12 सीटों पर केवल आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। तो जंगल महल का इलाका बीजेपी ने स्वीप तो नहीं किया पिछली बार, लेकिन उसको कई सीटों पर बढ़त थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी उस पूरे 42 सीटों के क्षेत्र के अंदर बहुत आगे दिखाई दे रही है तृणमूल कांग्रेस से। ये वो सारे इलाके हैं जहां पर यह माना जा रहा था कि बीजेपी को अगर सत्ता में आना है तो उसको आउट परफॉर्म करना पड़ेगा खुद को, और वो आप अगर बंगाल में अलग अलग लोकसभा सीटों में जो असेंबली सेगमेंट्स हैं उनको देखें तो उसमें भी आपको दिखाई देगा। अब ये जलपाईगुड़ी का इलाका जो है नॉर्थ बंगाल का, सातों की सातों सीटें मेकलीगंज, धूपगुड़ी, मायानगर, जलपाईगुड़ी, रायगंज, डाबग्राम, फुलबाड़ी, माल, सातों की सातों सीटों पर जलपाईगुड़ी की बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। 3 सीटों का गेन है जलपाईगुड़ी में, पिछली बार 4 थी, अब 3 बीजेपी टीएमसी कूच बिहार में देखिए आप, शुभेंदु अधिकारी अच्छा इस बीच कुछ बोल रहे हैं। অত্যাচার হিন্দুদের উপর করেছে
হিন্দুরা তার জবাব দিয়ে দিয়েছে এই বিএমএ। कलकत्ता अर्बन एरिया में प्रेफरेंसी जो है यहाँ पे सब एजुकेटेड यूथ, सीनियर सिटीजन, all casted in favor of the BJP as well as the great leadership of Narendra Modi. शुभेंदु अधिकारी मीडिया के सामने आ रहे हैं बार बार, और हर बार वो और कॉन्फिडेंट होते हैं। ये तो वो कई दिनों से कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनाएगी ही बनाएगी। अब उन्होंने एक तरीके से सबका धन्यवाद भी कर दिया, जनता का। इंटरव्यू नहीं होगा। दादा भाई सुन दो, देखिए। हाँ चलो दादा भाई। और अभी तक के आंकड़ों को पढ़ने का एक तरीका यह भी है कि वो तमाम सीटें जहां पर मुस्लिम वोट डिसाइसिव है या वो एक डिसाइसिव एज देता है टीएमसी को, उसके अलावा आप जितनी हिंदू बहुल सीटें हैं ज्यादातर पे बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और लीड कर रही है। और पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है, ये कहने में अब बिल्कुल संकोच नहीं होना चाहिए और आंकड़े उसकी गवाही देते हैं। 166 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त लीड कर रही है। अब जरा आप वो क्षेत्र देख लीजिए जहां बीजेपी के लिए डिसएडवांटेज था, जहां मुस्लिम वोट काफी निर्णायक है, जैसे मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर, कृष्णानगर, यहां आपको हरा रंग ज्यादा दिखाई देगा। जहांगीरपुर की तो सातों की सातों सीटें टीएमसी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। मुर्शिदाबाद की बात कीजिए आप तो केवल 2 सीटों पर, मुर्शिदाबाद प्रॉपर और करीमपुर में बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है। बहरामपुर में जहां कांग्रेस का भी एक स्टेक है, वहां बहरामपुर से कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी आगे चल रहे हैं। 2 सीटों पर भरतपुर और रेजीनगर में बीजेपी आगे चल रही है और बाकी 3 सीट पर फिलहाल टीएमसी लीड कर रही है। कृष्णानगर में 5 सीटों पर टीएमसी आगे और 2 पर बीजेपी। कृष्णानगर उत्तर और तेहटा में बीजेपी आगे चल रही है। तो ये वो पूरी मुस्लिम बेल्ट है, बीजेपी के लिए यहां पर डिसएडवांटेजियस पोजीशन थी और बीजेपी ने फिर भी उसमें कुछ सीटों पर अपना भगवा रंग छोड़ने की कोशिश की है। उसका असर आपको कुछ जगहों पर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बाकी ये पूरा इलाका आपको हरे रंग में, मतलब टीएमसी के रंग में रंगा हुआ दिखाई देगा। लेकिन बीजेपी को जहां स्कोर करना था वहां उसने किया, वो उसके ट्रेडिशनल जंगल महल और नॉर्थ बंगाल के इलाके हैं और साउथ बंगाल की तमाम सीटों पर बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें खास तौर पर कोलकाता रीजन की सीटें हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको और अंदाजा लगेगा बंगाल के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसे पिछली बार की तुलना में बहुत बेहतर रहा है। और इस वक्त काफी वक्त हो चुका है जब बीजेपी उस जादुई आंकड़े के ऊपर चल रही है, 148 के ऊपर चल रही है और एक गैप भी मेंटेन करके उसने रखा हुआ है टीएमसी से। सुबह से गिनती के दौरान, जब से 8 बजे से गिनती शुरू हुई है, तब से एक बार भी टीएमसी रुझानों में बीजेपी के आगे नहीं निकल पाई है। अब देखिए कुछ और लोकसभा क्षेत्रों में, देखिए रानाघाट में आपको बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है 4 सीटों पर, चकदाहा, रानाघाट दक्षिण, रानाघाट उत्तर पूर्व, कृष्णागंज और शांतिपुर में। बनगांव की 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, केवल एक स्वरूप नगर में टीएमसी आगे है। बशीरहाट में 5 सीटों पर टीएमसी आगे और 2 पर बदुरिया और हिंगलगंज में बीजेपी लीड कर रही है। बारासात की 6 सीटों पर टीएमसी और 1 पर विधाननगर में बीजेपी आगे है। और बैरकपुर की अगर बात करें तो 5 सीटों पर बीजेपी आगे है और 2 सीटें अमदांगा और नेहाटी में टीएमसी लीड कर रही है। और दमदम की 7 में से 6 सीटों पर टीएमसी आगे है। दमदम उत्तर में केवल बीजेपी फिलहाल आपको आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करेंगे। जयनगर की गोसावा में बीजेपी लीड कर रही है, जयनगर में बीजेपी आगे है। बाकी 5 सीटों पर बसंती, कुलतली, इसके अलावा कैनिंग पश्चिम, कैनिंग पूरब और मागराहाट पूर्वा, यहां पर टीएमसी आगे है। मथुरापुर की 5 सीटों पर बीजेपी आगे और 2 पर काकद्वीप और मगरहाट पश्चिम में टीएमसी आगे चल रही है। जादवपुर में भी हरा रंग इस वक्त ज्यादा छाया हुआ दिखाई दे रहा है, 5 पर टीएमसी चल रही है आगे और सोनारपुर दक्षिण और जादवपुर प्रॉपर में बीजेपी आगे चल रही है। डायमंड हार्बर की सीट पर बीजेपी आगे है। आपने देखा था अभिषेक बैनर्जी का पोस्ट सोशल मीडिया पर कि 10 जन्म लेने पड़ेंगे बीजेपी को डायमंड हार्बर मॉडल को ध्वस्त करने में। उस डायमंड हार्बर में बीजेपी आगे चल रही है। फाल्टा में चूंकि अब रीपोलिंग ऑर्डर की गई है तो इसलिए आपको
वहां का नतीजा, वहां के रुझान नहीं दिख रहे हैं। लेकिन डायमंड हार्बर की बाकी 5 सीटें जो हैं वो इस वक्त तृणमूल कांग्रेस की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही हैं। सतगछिया, विष्णुपुर 146, महेशतला, बजबज और मेटिया बोरोज में टीएमसी आगे चल रही है। अब ये कोलकाता रीजन अगर आप देखें और तो कोलकाता दक्षिण में 3 सीटों पर बीजेपी आगे, बेहाला पूरब, बेहाला पश्चिम और रास बिहारी में बाकी 4 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। और कोलकाता उत्तर में भी 3 सीटों पर बीजेपी आगे है। जोरासांको, शामपुकुर, मानिकतला में बीजेपी आगे चल रही है। चौरंगी, एंटली, बेलाघाट और काशीपुर बेलगछिया में टीएमसी आगे चल रही है। इन सारे इलाकों में बीजेपी थी ही नहीं पिछली बार, तो उस गढ़ में टीएमसी के सेंधमारी करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। हावड़ा भी वहीं आता है। इसमें आप देखें 3 सीटों पर शिवपुर, हावड़ा उत्तर और बल्ली में बीजेपी आगे चल रही है। हावड़ा मध्य में, हावड़ा दक्षिण में, संकरेल में और पांचला में टीएमसी आगे चल रही है। उलूबेरिया की 7 सीटों पर बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है। श्रीरामपुर की 4 सीटों पर बीजेपी आगे, 5 पर बीजेपी आगे और केवल 2 पर टीएमसी आगे। हुगली की अगर आप बात करें तो यहां भी 5 सीटों पर बीजेपी आगे और 2 पर टीएमसी आगे। आरामबाग में केवल तारकेश्वर की सीट पर टीएमसी को लीड है, बाकी 6 सीटों पर इस वक्त बीजेपी लीड कर रही है। और तामलुक में भी एक मोयना सीट को अगर आप छोड़ दें तो बाकी 6 सीटें वो बीजेपी की तरफ इस वक्त जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये सारे वो इलाके हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत खराब था पिछली बार। अब कुछ और इलाके आप देखिए, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा, बीजेपी का स्टेक इन इलाकों में पहले भी था। इस बार उसने देखिए क्या परफॉर्मेंस दिखाई है। बांकुरा की 7 सीटों पर आगे, पुरुलिया की 7 में से 6 पर बीजेपी आगे, झारग्राम की 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। मेदिनीपुर की 7 सीटें बीजेपी की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। ठीक ऐसे ही कांथी में टीएमसी फिलहाल रुझानों में खाता नहीं खोल पाई है। और घाटल की 4 सीटें बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दसपुर और केशपुर को अगर आप छोड़ दें तो ये टीएमसी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। मतलब साफ है, बीजेपी के जो 2021 में अच्छी परफॉर्मेंस वाले इलाके थे वहां उसने और बेहतर किया है, और जिन इलाकों में वो बिल्कुल पिछड़ गई थी वहां पर उसने सिर्फ इनरोड्स नहीं बनाई हैं बल्कि अच्छी बढ़त बनाने में कामयाबी हासिल की है। विष्णुपुर, बर्धमान दुर्गापुर, बर्धमान पूरब, बोलपुर, आसनसोल और बीरभूम, जरा एक नजर इन पर भी डालिए। आसनसोल की सारी सीटें बीजेपी के साथ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पांडवेश्वर, रानीगंज, जमुरिया, आसनसोल दक्षिण, आसनसोल उत्तर, कुल्टियो और बाराबनी। बर्धमान में देखिए आप, बर्धमान पूरब में 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 3 पर रैना, जमालपुर और पूर्वस्थली दक्षिण में टीएमसी आगे चल रही है। विष्णुपुर में 4 पर बीजेपी आगे है, 3 पर टीएमसी। वर्धमान और दुर्गापुर की लोकसभा की 7 सीटों में से 5 पर बीजेपी आगे फिलहाल चलती हुई दिखाई दे रही है। और बीरभूम में 4-3 का स्कोर बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ देवेंद्र हैं, वो आपको बताएंगे कि ये जितने रीजन्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो माना जा रहा था दूसरा फेज बहुत मुश्किल रहेगा और उसमें स्कोर किए बिना, बल्कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स सीटें बढ़ाए बिना मुमकिन नहीं है कि वो मेजॉरिटी के बारे में सोचे, वो होता हुआ दिख गया। बीजेपी की स्ट्रेटजी सौरभ ये थी कि पहले फेज में बहुत बड़ा गैप क्रिएट करो और दूसरे फेज को यथासंभव क्लोज जाने की कोशिश करो। दूसरे फेज में वो मान रहे थे कि कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जिस पे टीएमसी बहुत अच्छा करेगी, खासतौर पे जैसे साउथ 24 परगना जिसमें लगभग 33 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पर बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि वो उनके लिए कमज़ोर जगह होगी। हावड़ा में भी बीजेपी की कोशिश ये थी कि नेक टू नेक जैसी स्थिति आए। कोलकाता में भी मार्जिन बड़ा दिख रहा था कि टीएमसी के पक्ष में मजबूत सीटें ज़्यादा हैं, लेकिन बीजेपी की कोशिश थी कि उसको नज़दीक लेकर आया जाए। तो बहुत कैलकुलेटिव वे में इस इलेक्शन को बीजेपी ने हैंडल किया है कि जहाँ जहाँ उनकी ताकत थी उस ताकत को और बढ़ाइए। और ज़िलों के हिसाब से सौरभ अगर आप देख लें तो मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, मालदा में थोड़ा चैलेंज और साउथ 24 परगना, इनके अलावा बीजेपी को कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बहुत दिक्कत वाली बात होगी। और कोलकाता प्रेसिडेंसी को उन लोगों ने अपने हिसाब से जो बांटा था उसमें 29 विधानसभा सीटें थी और उसमें वो बीजेपी ये मान के चल रही थी कि 16-17 तक भी वो आ सकते हैं। और ये नतीजे दिखा रहे हैं कि जो उनका अपना कैलकुलेशन था, जो ग्राउंड फीडबैक था, जिस तरह की तैयारी थी, लगभग उसी रूप में कन्वर्ट होता नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट वैसा ही कन्वर्जन, बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा सौरभ। और इसमें हैरानी की बात ये थी कि सोचिए कि जिले के हिसाब से, विधानसभा के हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन था उनको। और जैसे आप पूछिए कि क्या 100% आप लोग श्योर हैं कि आप आ रहे हैं, तो बीजेपी के जितने नेता इलेक्शन में लगे हुए थे फुल फ्लेजेड, उनका कहना ये होता था कि 200% शर्त लगा लीजिए। मतलब कहीं किसी लेवल पे उनको ये डाउट नज़र नहीं आ रहा था कि हमें दिक्कत होगी। और उसके पीछे वजह ये थी कि जो मैकेनिज्म खड़ा किया गया था
उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। सौरभ, आप अंदाज़ा लगाइए कि पार्टी का एक नेता सुबह 4 बजे तक वो बाहर रहा, उसके बाद 8 बजे तक होटल में वो दोबारा एक बड़े नेता को दिख गए, तो पहला सवाल उन्होंने ये कहा कि अरे यार, तुम अभी तक होटल में ही हो, तुम्हें तो फील्ड में होना चाहिए। और जबकि रात में 4 बजे, वो दिन भर काम करके रात में 4 बजे होटल में आया हुआ है और उस नेता को उसने रिपोर्ट किया। तो इस तरह की जब आप मेहनत करते हैं तो जाहिर तौर पे आपके पास ज़्यादा बेहतर फीडबैक होता है। जहां बीजेपी कमज़ोर थी, जैसे बीजेपी को कोई ये भ्रम नहीं था कि मुस्लिम वोटों में कोई बिखराव नहीं है, वो एकदम से मान रहे थे कि वो टीएमसी के पक्ष में बहुत एग्रेसिवली जा रहे हैं। लेफ्ट, कांग्रेस, बाकी फरफुरा शरीफ, AIMIM, ये हुमायूं कबीर, ये इन सारी चीज़ों का बीजेपी के कैलकुलेशन में कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था। तो जो रियलिस्टिक फिगर होना चाहिए, रियलिस्टिक फीडबैक होना चाहिए, वो बीजेपी का बंगाल इलेक्शन में, या असम की भी बात करें, असम में जैसे बीजेपी के जिन नेताओं को इलेक्शन में वहाँ लगाया गया, या वहाँ के मुख्यमंत्री, जैसे आप पूछिए कि बीजेपी की अपनी सीटें कितनी होगी, तुरंत बोलते थे 70 to 75। टारगेट आपका कहाँ जा रहा है? 90 to 100 के बीच में कहीं। मतलब कहीं उसमें कोई डाउट नज़र नहीं आता था। और ये तब होता है जब आप इलेक्शन को बहुत गंभीरता के साथ लड़ते हैं और आपका मैकेनिज्म वैसा ही हो। बीजेपी का होमवर्क और प्लानिंग दोनों दुरुस्त साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी तक के रुझानों में बंगाल में बीजेपी आगे है, तो क्या बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जा रही है, उनकी विदाई होने जा रही है, या इस ट्रेंड में कुछ तब्दीली आएगी? असम में हिमंता बिस्वा शर्मा का फिर से मुख्यमंत्री बनना तय है। आपको सारे नतीजे सबसे पहले इंडिया टीवी पर दिखाई देंगे, तो आप भी फेविकॉल के जोड़ की तरह अपनी कुर्सी से चिपक कर बैठिए और देखिए कौन बैठेगा बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल की कुर्सी पर, और देखना होगा कि किसकी कुर्सी को मिलेगी लंबी उम्र। चलिए, तो अब बात हो रही थी, जो देवेंद्र ने बात की कि इतनी मेहनत की है बीजेपी ने, और उस मेहनत का रंग देखिए कि यहाँ पर अजीत जी कुछ सीटें ऐसी हैं, राज बिहारी की सीट जो अभी सौरभ जब दिखा रहे थे कि वो सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, तो वो सीट आप देखिए, मैं रिसर्च देख रही थी, 25 साल से टीएमसी का कब्जा रहा है, 25 साल से, और उसकी डेमोग्राफी भी उसके फेवर में जा रही है। फिर भी वो सीट अगर बीजेपी निकाल ले जा रही है तो अपने आप में दिखाता है कि कितना गुस्सा था दीदी के लिए, कितनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी। और एक सीट ऐसी नहीं है, कई सीटें जहां पर जीत की हैट्रिक लगाई हुई है। बेलीगंज की सीट है, वहां से आपके बड़े कद्दावर मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद बेलाघाटा की सीट है। तो ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर टीएमसी का गढ़, कोर था, संगठन भी मजबूत था, नेता भी मजबूत था, डेमोग्राफी भी आपके फेवर में थी। देखिए, वो सब हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग कई मंत्री हारते हुए देख रहे हैं। श्याम पुकुर की सीट भी अभी दिखा रहे थे सौरभ जी, वहाँ शशि पांजा चुनाव लड़ी थी, मंत्री हैं, बड़े नेता अजीत पांजा की पत्नी हैं, वो चुनाव हार रही हैं, पीछे चल रही हैं अभी वो। तो ये जो बंगाल की सीटें हैं, जो 11 सीटें कलकत्ता वाली सीटें, जहाँ मंत्री थे, जहाँ 5-6 मंत्री तो वहीं से लड़ रहे थे, वहीं से, और उसमें से कहा है 7 बिल्कुल अरूप विश्वास वहीं से लड़ रहे थे, शशि पांजा वहीं से लड़ रही थी, फिरहाद हाकिम वहां से लड़ रहे थे, ये मतलब 4 या 5 मंत्री उस इलाके में थे। तो वो सब लोग भी पीछे चल रहे हैं। तो एक बड़ी तस्वीर है, जो एक बड़ी लहर, जो सेंट्रल जो इशू बोलते हैं, केंद्रीय मुद्दा जिसको बोलते हैं, वो था कि हिंदू पोलराइज हो रहा है और एक सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा बीजेपी के पक्ष में देगा। दूसरी तैयारी थी उसको चैनलाइज करने की, कि अगर वो देना चाह रहा है तो उसको देने की स्थितियां बनाई जाए, इस तरह का माहौल बनाया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने वो माहौल बनाया, और उस माहौल की वजह से अब देखिए उसमें कितनी छोटी छोटी बातें कही, अभी कई देवेंद्र जी ने बताई। 2 इलाके आपने बताए अभी सौरभ जी की, नॉर्थ बंगाल में जहां मजबूत थी वहां और कंसोलिडेट किया, ज्यादा सीटें जीती, और जंगल महल जो श्योर इलाका था वहां भी ज्यादा सीटें जीती। एक तरह से क्लीन स्वीप आप बता रहे, 40 में से 30, जहां पिछली बार लोकसभा में भी सीटें कम हो गई थी भारतीय जनता पार्टी की, वहां सिर्फ 10 सीट पर लीड किया था जंगल महल की 40 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने। ये कैसे हुआ? ऐसी छोटी बातें हम आपको एक बता रहे हैं, जो कैसे कल्चरल कनेक्ट होता है और कैसे छोटी चीज असर कर जाती है। ये जो जंगल महल का इलाका है, इसमें झारखंड से लगता हुआ इलाका और कुर्मी आबादी बड़ी है, जो लोग एसटी का स्टेटस देने की मांग कर रहे थे। तो एसटी स्टेटस देने की बात बीजेपी नहीं कर सकती थी। ये नहीं कहती कि हम आपको कुर्मी को एसटी बना देंगे, क्योंकि एसटी के नाराज होने का खतरा था। उनकी एक दूसरी मांग थी, जो उनकी भाषा है कुड़माली, उसको आप 8th शेड्यूल में शामिल करिए, उनको एक राष्ट्रीय भाषा के उसमें जो एक क्षेत्रीय भाषाओं का एक 22 भाषाएं हैं उसमें शामिल करिए। तो बीजेपी ने यह कमिट किया कि हम कुड़माली को शामिल कर देंगे 8th शेड्यूल में। इसी तरह नॉर्थ बंगाल में कामतापुरी, उन लोगों ने कहा कि कामतापुरी एक अलग राज्य की मांग नहीं कर सकती है, बीजेपी नहीं उसको करेगी, तो कामतापुरी हम शामिल करेंगे 8th शेड्यूल में। तो वो भी कमिट किया बीजेपी ने। तो ऐसी छोटी छोटी मैनेजमेंट की चीजें, एक बड़ा नैरेटिव ये था, हिंदू एकजुट हो रहा है, ममता बनर्जी के खिलाफ देगा, और उसके और जो कम्युनिटी के कंसर्न्स थे उनको भी जितना एड्रेस किया जा सकता था। आपको अब सीधे कोलकाता लेकर के चलते हैं। मनीष भट्टाचार्य बीजेपी के दफ्तर से वहां हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और वहां
तो अभी आपके पीछे काफी हलचल तो दिखाई दे रही है। बीजेपी ने अब घोषणा कर दी है ये चुनाव वो जीत गई है, क्या कह रहे हैं वहां कोलकाता में बीजेपी के नेता? देखिए, जबरदस्त खुशी का माहौल है। मैं संगठन की बेहद मजबूत कड़ी, विद्यासागर जी भी मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे हम बात कराते हैं। पश्चिम बंगाल के बहुत लंबे समय से संगठन का काम कर रहे हैं। विद्यासागर जी, अब तो आगे बढ़ चुका है कारवां आपका बम्पर विक्ट्री की तरफ। सर, हमारी ये जीत हर कार्यकर्ता की मेहनत की जीत है। मैं पर्सनली आज 50 साल से पार्टी के साथ जुड़ा हूँ और तब से लेकर आज तक मैं काम कर रहा हूँ। आज मेरी ये सफलता हर कार्यकर्ता की सफलता के साथ मैं भी जुड़ गया हूँ। और इस आज की जो जीत है ये 4 महीना से हमारे मुख्य चाणक्य जिसको कह सकते हैं माननीय श्री सुनील बंसल जी, भूपेंद्र यादव जी, हमारे माननीय राज्य सभापति समीक भट्टाचार्य जी, इन्होंने टीम एफर्ट है। इन्होंने जिस ढंग से हम लोग को गाइड किया, गाइडलाइन दिया, उनके मार्गदर्शन से हम लोग दिन रात काम कर रहे थे। उस मार्गदर्शन के काम करने के आज हम लोग इस जगह पर पहुंचे हैं कि आज हमको लगता है 170 भी पार कर सकते हैं, 180 भी आ सकती है। 170 का है। आप देखिए, हाथ में झंडे मिठाई लेके सब लोग, आप लोग तो जय श्री राम के नारे लगा। जय श्री राम, जय जय। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ? नोएडी से आया है। नोएडी 1 नंबर मंडल नोएडी से आया है। अर्जुन सिंह हमारा गुरु है। अर्जुन बैरकपुर से हमारा गुरु। आप लोग कहाँ से आए? मौसम से आया। क्या नाम है आपका? अभिजीत मल्लिक। तो आप लग रहा है अब तो बम्पर विक्ट्री होने रही है। आप कहाँ से? हम तो सर इधर ये कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रही हैं। सेलिब्रेशन आप लोगों का स्टार्ट हो गया है? एकदम स्टार्ट हो गया है। और अभी क्या कहेंगी, उम्मीद थी इस तरीके की विक्ट्री की? उम्मीद थी इस तरीके की विक्ट्री की? उम्मीद से ज्यादा। और हमारी सरकार बन रही है, हम कमल खिला रहे हैं, हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। जय श्री राम। यहाँ पे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आप देखिए, तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पर पीछे नारेबाजी हो रही है। लोग यहाँ पर हाथ में झंडा, हाथ में कमल लेके आए हैं। मेरे बगल में जो दाहिनी तरफ का जो कमरा है, भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और नतीजों की तरफ टकटकी लगाकर निगाह लगाए हुए हैं। तमाम महिलाएं यहाँ पर आई, हाथ में कमल वगैरह। देखिए, बीजेपी कार्यालय की तस्वीर है। ये यहाँ पर जितने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर, तमाम कोई हाथ में कमल लेके आया है, कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लेके। आप तो मोदी जी की तस्वीर और कमल लेके? हाँ। मोदी जी हमारा जान है, हमारा प्राण है। मोदी जी हमारा गुरु है। मोदी जी वरेण्य विश्व नेता है। इसी का देख के सब लोग वोट दिया है। बंगाल में बहुत लोग बाग परेशान में थे। टीएमसी सरकार इतना अत्याचारित तो किया है, इतना गुंडागिरी किया है, इंसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए मोदी जी को देख के सब जाति परिवर्तन का जनादेश है। परिवर्तन का जनादेश, हर बंगाली का परिवर्तन का जनादेश है। मोदी जी इज वर्ल्ड लीडर इस टाइम। क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं परेशानी का बंद हो रहा है। एक बिल्कुल सही था जी, बिल्कुल सही था। इतना परेशान हुआ बंगाल का जनता। चलिए, तो दीदी ने कहा था बदले का वोट होगा, लेकिन बदला लिया है उन्होंने। कट मनी, टोला कल्चर और जो गुंडागर्दी चल रही थी यहाँ पर, बीजेपी के कार्यकर्ता बता रहे हैं किस तरह से उन्हें दबाया जा रहा था। और वो कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी की लहर है, क्योंकि जिस तरह से जब पूछा जाता था कि ममता के जवाब में कौन है लीडर, तो नरेंद्र मोदी का चेहरा, कमल का निशान और ये भगवा लहर, जिसमें हिंदू वोटर टर्नआउट का एक मेजर रोल रहा है। और शुभेंदु इस बात को खुल के कह भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीधे सीधे है, हिंदुओं ने सबक सिखाया है ममता बनर्जी को। जो अपीसमेंट, जो तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी, ये उसका जवाब है। हिंदू लामबंधुआ एक साथ आया और ममता दीदी 100 से नीचे सिमट कर रह जाएगी। क्या कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, आपको सुनाते हैं। Very good. Plus BJP will form the government.